हेलो साथियों, मैं गोकुलेश शर्मा यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ सागरा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने एवरेज में आपको पार्ट 5 तक करा दिया है। आज पार्ट 6 लेकर के आ रहा हूं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न हैं। आप लोग देखेंगे कि वो प्रश्न कितने कठिन थे और कितने आसान हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी उत्साह के साथ में। पहला प्रश्न, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लिया करेंगे। देखिए, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल जाते हैं। उनमें से 5 व्यक्ति अपने खाने पर प्रत्येक 32 रुपए खर्च करता है, जबकि छठा व्यक्ति सभी के औसत खर्च से 80 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि क्या है? इस प्रकार के मैंने 4-5 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा और बिना कॉपी पेन चलाए आप इसका आंसर दे सकते हैं सभी का। जैसे पहला प्रश्न समझते हैं। देखिए, 6 व्यक्ति होटल खाना खाने जाते हैं। उनमें से 5 व्यक्ति प्रत्येक 32 रुपए खर्च करता है। प्रत्येक कितने खर्च करता है? 32। सभी ने 32 खर्च किए। अब आप मुझे एक बात बताइए यहां कि ये छठवां व्यक्ति सबके औसत खर्च से 80 रुपए अधिक खर्च करता है। 80 रुपए अधिक खर्च करता है। और वो 80 रुपए अधिक खर्च किसकी वजह से किए? उन 5 लोगों की वजह से तो अधिक खर्च किए। तो मैं कह सकता हूं 5 का डिवाइड कर दूंगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? 16। तो इसका मतलब 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 48। यानी सभी का औसत खर्च, सभी का 6 व्यक्तियों का कितना आ जाएगा? 48। अगर आपको यह पूछा जाता है तो सभी व्यक्तियों का औसत खर्च बताओ, तब तो आंसर रहेगा 48। लेकिन आपको यह पूछा गया है कि कुल खर्च कितना हुआ, तो भाई व्यक्ति 6 थे, व्यक्ति 6 थे और औसत खर्च कितना है? 48। तो कुल मिलाकर के खर्चा कितना होगा? 8 6 48। पहली बात तो जिसका इकाई अंक 8 हो वही आंसर लगा दो, ये रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं। 8 6 48, 8 6 चौक 24 और 2 28, 288। यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न आप लोग खुद कर देंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठ लड़कियां और एक लड़का खाना खाने के लिए होटल जाते हैं। प्रत्येक लड़की अपने खाने पर 40 रुपए खर्च करती है, जबकि लड़का सभी के औसत खर्च से 56 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो खर्च की गई कुल राशि क्या है? अब आप मुझे एक बात बताइए यहां पर कि प्रत्येक लड़की कितना खर्च करती है? 40 रुपए। सभी ने कितने खर्च किए? 40। तो औसत मैंने 40 माना ये लड़कियों का। अब लड़का सबके औसत खर्च से 56 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो 56 रुपए उसने अधिक खर्च किए, वो किसकी वजह से किए थे? इन 8 लड़कियों की वजह से किए थे। तो मैं कह सकता हूं कि 8 का भाग लगा देंगे तो औसत 7 और बढ़ जाएगा। सभी का औसत 7 और बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के सभी व्यक्तियों का औसत कितना हो जाएगा? 47। अगर आपको सभी व्यक्तियों का औसत खर्च पूछा जाए तो कितना रहेगा? 47। लेकिन आपको अगर कुल खर्च पूछा जाए तो कुल खर्च कितना रहेगा? व्यक्ति कितने हो गए कुल मिलाकर के? 8 और 1 9, और औसत कितना है? 47। तो 9 इंटू 47, 9 7 63, 3। जिसका इकाई अंक 3 हो पहले तो वही आंसर लगा दो, ये रहेगा। और 9 चौक 36, 36 और 6 42, 423। जब आपको जिसमें इकाई अंक दिख जाया करे तो फिर आप उसे पूरा सॉल्व मत किया करो। ये 10-15 सेकंड आपके बच जाएंगे, यही आपको हजारों स्टूडेंट से आगे निकाल देंगे। चलिए एक और प्रश्न इसी प्रकार का। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इक्कीस आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए। वहां उनमें से 16 आदमियों ने प्रत्येक ने अपने खाने पर 87.5 रुपए खर्च किए। कितने खर्च किए 16 आदमियों ने? 87.5। बाकी बचे लोगों ने 21 आदमियों के औसत खर्च से 8 रुपए अधिक खर्च किए। एक बार बताओ कि 16 ने इतने खर्च किए तो बचे कितने? 5।
और 5 व्यक्तियों ने कितने अधिक खर्च किए सबके औसत से? 8 रुपए अधिक ज्यादा खर्च करते हैं सभी। तो एक 8 करता है तो 5 कितने कर देंगे? कुल मिलाकर के उन्होंने कितने ज्यादा खर्च किए? मैं कह सकता हूं कि 40 रुपए उन्होंने सबके औसत से ज्यादा खर्च किए। और वो 40 रुपए अधिक खर्च किए वो किसकी वजह से किए? 16 व्यक्तियों की वजह से जो पहले 16 थे। और ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 2.5। तो कुल मिलाकर के सभी का औसत खर्च कितना हो जाएगा? 87 प्लस 2.5, 90। और यही इस प्रश्न का आंसर है, सी आंसर। बिल्कुल, अब तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको यहां ये पूछा जाता कि कुल खर्चा कितना हुआ, तो औसत 90 था, सदस्य कितने थे कुल मिलाकर के? 20, तो मल्टीपल कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 12 आदमियों में से 11 आदमियों का औसत वजन 95 केजी है। 12वें आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12वें आदमी का वजन बताओ। तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि 95 उनका है, सभी का 11 का, और 33 किलोग्राम अधिक है। तो मैं औसत खर्च निकालूं पहले, तो औसत वेट निकालूं, औसत वजन निकालूं, तो मैं कह सकता हूं कि जो 33 किलोग्राम अधिक है, अगर मैं इसे उन 11 व्यक्तियों में और बांट दूं तो मैं कह सकता हूं 11 × 33 यानी 95 प्लस 3। तो कुल मिलाकर के वेट कितना हो जाएगा? औसत वजन कितना हो जाएगा? 98। कितना हो जाएगा? 98। सभी का औसत वजन कितना हो जाएगा? 98। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि 12वें व्यक्ति का जो वजन है वह 33 किलोग्राम अधिक है सभी के औसत वजन से, और सभी का औसत वजन हमने 98 ज्ञात किया है और 33 किलोग्राम अधिक है। तो मैं कह सकता हूं 8 और 3 11 1, जिसका एक का अंक 1 हो, यही रहेगा आंसर 131, सी आंसर। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि लगातार 150 सम संख्याओं का औसत 275 है तो पहली तथा अंतिम संख्या का योग बताओ। बताइए इस प्रश्न को, ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ये। और इन्हें आप बिना कॉपी पेन चलाए कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसका आंसर बता दूं ये, और देखिए आप भी बता देंगे, तुरंत कंसेप्ट बता दिया जाएगा तो आपको, और आता था वो कंसेप्ट आपको। देखिए, लगातार 150 सम संख्याएं, लगातार 150 सम संख्याएं, तो ये बताओ, और उनका औसत कितना है? 275। और औसत क्या होता है? पहला पद, पहली संख्या, और अंतिम संख्या, यही तो होता है, बट्टे 2, यही तो होता है औसत। लगातार संख्या दे रखी हो तो औसत क्या होता है? पहला पद मैंने ए माना और अंतिम पद एल माना। तो आप मुझे बताएंगे औसत क्या होता है? पहले को और लास्ट वाले को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, ये औसत कितना दे रखा है आपको? 275 है कि नहीं? और आपको यही पूछा गया है कि अंतिम संख्या का योग बताओ, और ये पूछा गया है आपको ए प्लस एल पूछा है, ये पूछा है, तो आप 2 का मल्टीपल नहीं हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? 550 नहीं हो जाएगा? यही सी आंसर है। ये आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। और मैं बता दूं आप लोगों को कि आपको ये कंसेप्ट सीखना बहुत नेसेसरी है। ये खुद आपको इतना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप मैथ का रिवीजन करते हैं ना, तो आपका दिमाग अपने आप में चलने लग जाएगा कि कैसे इसे कम समय में और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करें, क्या और इसका नया तरीका हो सकता है। अनभ्यास से विषम विद्या, बार बार कहता हूं मैं इस बात को, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती है। पढ़ते रहा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे। यदि 125 लगातार संख्याओं का औसत 240 है तो
पहली तथा अंतिम संख्या का योग बताओ। लगातार है 125 संख्याएं, तो औसत उनका कितना होता है? पहला टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स, पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, ये औसत रहता है। और वैसे कितना दे रखा है औसत? 240। तो मैं कह सकता हूं पहला और अंतिम पद कितना रहेगा उनका योग, a प्लस एल मल्टीपल, आप डायरेक्टली कर सकते थे 480। मतलब जो औसत दे रखा है लगातार संख्या में उसका 2 गुना ही तो करना है, और क्या है? 480। चलिए आगे बढ़ते। यदि, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ये बताएंगे आप लोग। वीडियो को पॉज करके आप इसे करने की कोशिश करो पहले। देखिए, यदि लगातार 45 सम संख्याओं का औसत 125 है, सम संख्याएं और औसत 125 है, तो पहली तथा अंतिम संख्या का योग बताओ। इसका आंसर रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये डी आंसर रहेगा। अब सुनिए कैसे रहेगा। मैं आपसे ये कहूं कि देखो ये विषम में है कि नहीं, नंबर्स ऑड में है कि नहीं, और वैसे दे रखे हैं ये। अब बात समझने की कोशिश करना। मैं आपसे ये कहूं कि 5 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो 5 सम संख्याओं का औसत क्या रहेगा? 5 सम संख्याओं का औसत एक सम संख्या ही रहेगा, आप कोई सी भी मान सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये बीच वाला ही तो औसत है, तो ये एक सम संख्या ही रहेगा। 7 का कहा जाए तो 7 का भी एक सम संख्या ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 12, और ये 14। तो अब इसका औसत कितना रहेगा? 7 लगातार सम संख्याओं का औसत आया कि नहीं आया? एक सम संख्या। अब आप मुझे यहां पर एक बात बताइए, बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान से समझना। संख्याएं 5 हो या 7 हो या 45 हो, मतलब विषम में हो, और जिक्र किया जाए इन सम संख्याओं का, तो औसत क्या रहेगा? सम में ही रहेगा। और यहां पर किस में दे रखा है? 125। 125 तो एक विषम नंबर है, तो इस वजह से कभी भी लगातार ऐसे संख्याओं का 5, 7, 11, 13, 45 इन सम संख्याओं का औसत कभी भी एक विषम संख्या नहीं हो सकता। क्या रहेगा? एक सम संख्या ही रहेगा। अर्थात ये ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई स्टाइल दे रहा हो आपके सामने तो उसे पूछ लेना। लगातार 9 सम संख्याओं का इसी प्रकार का प्रश्न, थोड़ा सा अगर वास्तविक अच्छी नॉलेज होगी तो वो बताएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छात्र 2 अंकों, ये प्रश्न कहां से आ गया इसमें? चलो देखिए, एक छात्र 2 अंकों की 18 संख्याओं का औसत निकालता है। देखिए बढ़िया प्रश्न है। संख्याओं की नकल करते हुए गलती से वह एक संख्या के अंकों को उलटकर लिख देता है, परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 2.5 कम आता है, तो उल्टी हुई संख्या के अंकों का अंतर बताओ। एक प्रश्न मैंने करवाया था आपको उसमें तो वहां पर संख्याएं आपको कितनी दे रखी थी? 10 दे रखी थी। तो आप एक बार बताइए कि संख्याएं 10 दे रखी थी। देखो कुछ मैंने देखा है कि डायरेक्टली बता देते हैं कि पॉइंट हटा दो और 9 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। वो तब रहता है जब संख्याएं 10 रहती हैं, क्योंकि 10 से संख्या का गुणा करने पर वह पॉइंट तो अपने आप हट जाएगा। एक अंक है भाई, पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो वो 10 से मल्टीपल करेंगे तो पॉइंट तो अपने आप हट जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होता है कि वो संख्याएं होती है ना, उनका मल्टीपल करना होता है, जो कम या बढ़त होती है उसमें। तो 10 संख्याएं थी तब तो हम डायरेक्टली पॉइंट हटा देते थे, क्योंकि उसका भी मतलब यही रहा कि गुणा किया गया है 10 का। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको देखना है कि संख्याओं का मल्टीपल करना है अंतर में। तो 18 मल्टीपल 2.5 और 2 अंकों की संख्या का औसत निकालते हुए करना है, तो भाग लगाना है 9 से। तो मैं कह सकता हूं 18 दूनी 36 से कितना हो जाएगा? 45/9। तो अंकों का अंतर कितना रहेगा? 5।
तुरंत कर सकते हैं आप इन प्रश्नों को। यानी संख्याओं का गुणा कमी या वृद्धि में इसमें करना है और फिर भाग लगाना है 9 से, तो उसके अंकों का अंतर आ जाएगा। मैंने एक प्रश्न ये प्रॉपर से भी करवाया था आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक दो संख्याओं का पूछा गया था तो हम एक 9 से भाग लगा रहे थे। अब 3 अंकों की संख्या का पूछा जाएगा तो कितने 9 से भाग लगाएंगे? 2 9 से भाग लगाएंगे। देखिए, 99 से डिवाइड करेंगे। एक छात्र 3 अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकालने को कहा गया। कितनी संख्या है? 10। गलती से उत्तर, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। $19.8 अपॉन, अब 99 का डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब आप मुझे बताएंगे 198 अपॉन 99 ये कितना हो जाएगा? 2। अगर 3 अंकों की संख्या दे रखी है तो आपको सैकड़े स्थान के और इकाई के स्थान के अंक का अंतर पूछा है, तो आपको 3 अंकों की संख्या दे रखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 99 से भाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको 2 अंकों की संख्या दे रखी थी जो इससे पहले प्रश्न में थी, तब आपको 19 से भाग लगाना पड़ेगा। बोलो, बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 4-5 सेकंड में इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न, कीजिए इसे। ये बताइए, 28 विद्यार्थियों का औसत अंक, गणित में औसत अंक कितना है? 50 है, 50। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले या छोड़ देते हैं तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो उन विद्यार्थियों का औसत क्या है जो स्कूल छोड़ गए? अब देखिए, आप मुझे बताइए, इसके पहले तो ये तरीका है, आपको पता है कि 28 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 50। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? देखिए, 28 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 50 है। तो कुल मिलाकर के उनके सभी के अंक 28 विद्यार्थियों के कितने थे? 1400 तो थे कि नहीं? बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ करके चले गए तो विद्यार्थी कितने बचे? 20। विद्यार्थी कितने बचे? 20। और उनका औसत 5 बढ़ जाता है, यानी पहले 50 था, 5 बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 55 दूनी 110, यानी और 0 1100। इसका मतलब यहां से ये स्पष्ट हो गया कि जो 8 विद्यार्थी थे उनका योग अंकों का कुल मिलाकर के कितना था? 14 में से 1100 गए तो 300 था। उनके अंकों का योग 8 विद्यार्थियों के का कुल मिलाकर के 300 था, ये था। और भाग लगाएंगे इनमें उनका औसत निकालने के लिए 8 से, तो कितना हो जाएगा ये? 37.5। डी आंसर क्या रहेगा? डी आंसर। देखिए, एक और तरीका हो सकता है इसका बहुत अच्छा। अब आप मुझे बताएंगे 28 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 50 है। तो भाई ये रहा कि 28 विद्यार्थियों का 50 है, तो मैं कह सकता हूं कि सभी विद्यार्थियों का लगभग अपने आप में एक के 50 अंक होंगे कि नहीं होंगे? लगभग में 50 अंक होंगे। लेकिन क्या होता है कि 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ करके चले जाते हैं, तो 8 विद्यार्थियों का वजन कितना होना चाहिए? 8 इंटू 50 अगर मैं मानूं तो 400 होना चाहिए था। 400 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जाने से उनके जो 20 है ना, उनका औसत 5 की वृद्धि और हो जाती है, यानी कि 20 में 5 की वृद्धि और हो जाती है। इसका मतलब 100 और बढ़ जाता है। इसका मतलब वह पूरे कुल मिलाकर के 400 के नहीं थे। जब वो गए थे ना, इनका वजन भी 100 किलोग्राम बढ़ गया सभी का। तो मैं कह सकता हूं वह कितने के थे? 400 माइनस 100, 300 के थे, और डिवाइडेड बाई 8 तो 37.5। मतलब ये एक नई सोच। पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, एक विद्यार्थी ने अपने जन्मदिन औसतन 5 चॉकलेट प्रति विद्यार्थी बांटी। यह शिक्षक और प्रधानाचार्य के आने पर विद्यार्थी ने उनको क्रमशः 10 और 15 चॉकलेट दी। अब बांटी गई चॉकलेट का औसतन प्रति व्यक्ति बढ़कर 5.5 हो जाता है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। चलिए देखते हैं। अब आप मुझे बताइए कि एक विद्यार्थी ने अपने जन्मदिन औसतन 5 चॉकलेट प्रति विद्यार्थी बांटे। सभी विद्यार्थियों को उसने 5-5 चॉकलेट दी, लेकिन जब एक शिक्षक आ जाते हैं और प्रधानाचार्य जी आ जाते हैं तो उनको 10 और 15 चॉकलेट दी। इसका मतलब सबके औसत से उन्हें 5-5 न देकर के उन्हें कितनी दी? 10 और 15, यानी कि इन्हें तो 5 अधिक दी और इन्हें 10 अधिक दी, तो कुल मिलाकर के 15 अधिक दी। चॉकलेट इनको 15 अधिक दे दी। इन्हें 15 अधिक देने पर तो सभी विद्यार्थियों का और शिक्षक और प्रधानाचार्य जी का औसत कितना बढ़ जाता है? सभी का, प्रत्येक का बढ़ जाता है 5.5। यानी पहले 5 था, हमने 5 माना था, अब 5.5 यानी 0.5 बढ़ जाता है। 15 टॉफियां देने पर एक्स्ट्रा इन्हें औसत में सभी का कितना बढ़ जाता है? 0.5 बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? तो मैं संख्या ज्ञात करूंगा सभी की, तो संख्या बराबर क्या होता है? योग बट्टे औसत। योग कितना बढ़ गया था? टॉफियां कितनी अधिक दी गई थी? सभी के औसत से 15 अधिक दी गई थी उन्हें, और औसत कितना बढ़ गया था? योग बट्टे औसत, तो संख्या आ जाएंगी 0.5। तो मैं कह सकता हूं यहां से ये पॉइंट हट करके 0 हो जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 3। तो मैं कह सकता हूं कि कुल सभी की संख्या कितनी थी? शिक्षकों, प्रधानाचार्य और सभी विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 30 थी। लेकिन उसमें विद्यार्थियों की संख्या पूछी है तो शिक्षक और प्रधानाचार्य जी को उठा देंगे तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी बची? 28। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, तो ये आपको करना है। इसी प्रकार का मैंने एक और प्रश्न लिया है और वो आप लोग तुरंत कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी ने अपने जन्मदिन औसतन 7 चॉकलेट प्रति विद्यार्थी बांटी। जब शिक्षक और प्रधानाचार्य के आने पर विद्यार्थी ने उनको क्रमशः 27 और 15 चॉकलेट दी। अब बांटी गई चॉकलेट का औसतन प्रति व्यक्ति बढ़कर 7.7 हो जाता है। तो कक्षा में विद्यार्थी कितने थे? अब देखो, जन्मदिन पर औसतन 7 दी, तो मैंने सभी का औसत 7 मान लिया। मैंने मान लिया कि सभी को 7 दी, इनको भी 7 दी। तो लेकिन इन्हें 7 न देकर के 27 और 15 दी गई, तो इन्हें तो 20 अधिक दी गई और इन्हें 8 अधिक दी गई। तो मैं कह सकता हूं भाई 7 से इन्हें तो 20 अधिक दी गई। मैंने औसत 7 माना था कि नहीं सभी का, लेकिन इन्हें 20 अधिक दी गई और इन्हें 8 अधिक दी गई। कुल मिलाकर के इन्हें 28 अधिक दी गई। 28 अधिक देने पर सभी का औसत कितना बढ़ जाता है? सभी का औसत 0.7 बढ़ जाता है, क्योंकि 7 माना था हमने। तो 0.7 का भाग लगा देंगे संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 28 में आप 0.7 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट हट करके यहां एक 0 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ये कैलकुलेशन पढ़ी है कि नहीं बचपन में? ये जहाज बना बना करके टीचर के ऊपर उड़ाएं। देखिए, अब ये 7 से ये कट जाएगा 4, 40। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 40। अब इसमें विद्यार्थियों की संख्या आपको पूछी गई है, तो विद्यार्थियों की संख्या पूछी है तो शिक्षक और जो प्रधानाचार्य हैं उनको हटा देंगे तो कितने रहेंगे? 38। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बस जो मैं प्रश्न लिखा रहा हूं उन्हें ही आप नोट कर लो और किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। पार्ट 6 है ये भी, और भी पार्ट आएंगे भी। और जब तक आप एक रजिस्टर नहीं बनाएंगे, उसका रिवीजन नहीं करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई।
6 लगातार विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं जिसमें पहली 4 संख्याओं के वर्गों का औसत, कीजिए इस प्रश्न को पढ़ करके। छह लगातार विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं जिसमें पहली 4 संख्याओं के वर्गों का औसत तथा अंतिम 4 संख्याओं के वर्गों के औसत का अंतर 64 है। यदि पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़ 178 है तो सभी 6 संख्याओं का औसत बताओ। देखो लगातार 6 विषम संख्याएं। अब देखो ये इसको करने की अप्रोच क्या रहनी चाहिए, ये दिमाग अगर आप खुद लगाएं ना, थोड़ा सा रिवीजन करें तो आपके खुद दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक, ये मतलब ये कुदरती होता है, सरस्वती मैया इतना ज्ञान दे देती है फिर अपने आप में कि खुद दिमाग चलने लग जाता है कि इस प्रश्न को करने की अप्रोच क्या और हो सकती है। अब आप मुझे बताएंगे, देखो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 1 लाइन का प्रश्न था ये। देखिए मैंने 6 संख्याएं ये मान ली, अब उनमें ये कहा गया है लगातार 6 विषम संख्याएं हैं और उनमें पहली संख्या के वर्ग तथा अंतिम संख्या के वर्ग का जोड़ कितना है, 178 है। आप मुझे बताओ कि मैं अंतिम संख्या 15 मानूं तो 15 का ही वर्ग होता है 225 और उसमें दे रखा है कि अंतिम और पहली का संख्या के वर्ग का योग है 178, तो इसका मतलब वह संख्या 15 से तो कम ही है। अब मानो आप 13 मान लिया आपने, 13 संख्या को माना, 13 का वर्ग होता है कितना, 169। अब आप मुझे एक बार बताएंगे जब 169 हो रहा है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, पहली और अंतिम के का 178। इसका मतलब यहां बात बन सकती है, तो 13 और ये फिर कितना हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 9 और ये 7 और ये आपका 5 और ये 3। अब आप मुझे बताएंगे संख्याएं अगर ये हैं, अब देखो ये कितना है अंतिम संख्या 13, 13 का वर्ग 169 प्लस प्रथम कितना है 3, 3 का वर्ग 9, तो मैं कह सकता हूं 9 9 8 और 18 1 7 178। इसका मतलब यही वो संख्याएं हैं। ऐसे करना है आपको ये प्रश्न, आप इन संख्याओं के वर्ग करने में न लग जाएं। अब आप मुझे बताएंगे कि अब उन संख्याओं का औसत आपको पूछा है, 3 5 7 9 11 13 का औसत पूछा है। औसत क्या होता है, 2 इधर से काट दो 2 इधर से काट दो, 7 और 9 के ठीक बीच में क्या है, औसत 8 नहीं रहेगा। यही आंसर है उसका, सी यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न आपको तुरंत करना है, अगला प्रश्न मैंने लिया है आप लोगों के लिए और जो स्टूडेंट्स इसका आंसर देगा वो राजा बेटा कहलाएगा। देखिए इस प्रश्न का आंसर दो, जल्दी से जल्दी देखना होगा सबसे पहले आंसर कौन देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर देना था आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 लगातार सम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं जिसमें पहली 2 संख्याओं के वर्गों का औसत और अंतिम 2 संख्याओं के वर्गों के औसत का अंतर 112 है। यदि पहली और अंतिम आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़ 116 है तो सभी 4 संख्याओं के, मैंने 4 संख्याएं ये मान ली भाई, देखो 1 2 3 4, क्लियर है। अब आप मुझे एक बार बताओ कि पहली वर्ग संख्या के और अंतिम वर्ग संख्या का योग कितना है, 160 है। तो मैं कह सकता हूं कि कोई सम संख्या ऐसे 12, तो इसे हम नहीं मान सकते क्योंकि भाई 12 का वर्ग तो 144 होता है, तो ये आखिरी संख्या का ही योग 144 हो गया। लेकिन जबकि आखिरी और प्रथम उन दोनों वर्ग संख्याओं के का योग दे रखा है आपको 116, तो हम कह सकते हैं इस संख्या को मैं 10 मान करके देखूं, इस संख्या को मैं 10 मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये 8 और ये 6 और ये 4।
अब आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 10 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है ये 100, और ये 4 चौक 16, तो मैं कह सकता हूं यही बात क्लियर है, यही वो संख्याएं थी। और इनका औसत आपको पूछा है तो औसत यहाँ नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 7 रहेगा। 7, 6 और 8 के ठीक बीच में संख्या क्या रहेगी, 7। बी आंसर। इन प्रश्नों को जो मैं लिखा रहा हूं उन्हें नोट करते जाना, सभी एक तरफ से रजिस्टर बनाते जाना। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा आपको सिलेबस ना करवाऊं, पूरा का पूरा सिलेबस आपको मैं इस पर करवाऊंगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अब तो सभी अच्छे ही प्रश्न आ रहे हैं। यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है तो पहली तथा अंतिम संख्या का अंतर बताओ। अब देखो इसका आंसर मैं बताऊं आपको तो ये रहेगा 12। अब जैसे मैंने लगाया है ना बिना कॉपी पेन चलाए, आप भी ऐसे ही लगाएंगे, कंसेप्ट समझ में आ जाए बस। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने इस प्रश्न को अभी मैं एक पहले छोड़ दो, अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं। जैसे मैंने सम संख्या ली, ये 4 और 6, ये संख्याएं कितनी है, 2, लेकिन इनके बीच में गैप कितना है, 1। और मैं संख्या एक और ले लेता हूं 8, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 3, और अंतर कितने हो गए इनके बीच में, 2। और सम संख्याएं और या विषम संख्याएं हो, उनका जो अंतर होता है, एक अंतर किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। ये 4 और 6 एक अंतर है, एक गैप है, तो किसके बराबर है, 2 के बराबर। आप मुझे बताओ कि संख्या में अगर 4 लेता हूं तो गैप कितने हो जाएंगे इनमें, 3, और 3 गैप हैं, तो मैं इनमें कह सकता हूं डायरेक्टली कि ये 4 संख्याएं और इनमें 3 गैप हैं। भाई 4 संख्याएं तो 3 गैप रहेंगे, तो संख्याएं 4 हैं तो 1 घटा देंगे तो गैप कितने रहे, 3। जब गैप 3 है, अंतर 3 है, उनमें गैप 3 है, तो उन संख्याओं में अंतर कितने का रहेगा, 3 दूनी 6 का अंतर रहेगा कि नहीं। बताओ 4 में और 10 में अंतर कितने का है, 6 का। बस वही बात यहां पर दे रखी है आप लोगों को। यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है तो पहली तथा अंतिम संख्या का अंतर बताओ। आप मुझे बताओ संख्याएं 7 हैं लेकिन गैप कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, तो घटा 6 का, और 6 का दूना कितना रहेगा, एक गैप कितने का होता है, 2 का, तो 6 दूनी 12। बस यही बात थी इसमें। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि नहीं। चलिए एक और प्रश्न लिया है मैंने इसी प्रकार का, ये बताइए। अब जरूरी तो है नहीं 7 संख्याएं आपको दे रखी हो, 125 भी दे रखी हो सकती हैं, तो क्या आप इन सभी संख्याओं को अलग अलग तरीके से लिखेंगे, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। आप देखिए कि 125 लगातार विषम संख्याएं हैं और औसत 445 है। विषम संख्याएं हो सम संख्याएं हो, गैप कितने का होता है, एक गैप कितने का होता है, 2 का। और संख्याएं आपकी 125 हैं तो गैप कितने रहेंगे, 124, और एक गैप 2 का है तो कितने का अंतर रहेगा उन संख्याओं में, पहली और अंतिम में। मैं कह सकता हूं 124 इंटू 2 कितना रहेगा, 248, और यही इस प्रश्न का आंसर है। बताओ कोई कॉपी पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है आपको इनमें। जिस भी स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे वो कहेगा हाँ गुरुजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यदि ए बी तथा सी का औसत m है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 तो ए स्क्र बी कॉमा बी स्क्र कॉमा सी स्क्र का औसत बताओ। एक बात बताऊं मैं आपको, एलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, और एलजेब्रा की भी क्लास हमारी देखना आप लोग। एलजेब्रा तुमने पढ़ा होगा कैसे, एलजेब्रा कोई कॉपी पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती एलजेब्रा में। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको एक बात समझनी है कि ए बी तथा सी का औसत m है, इसे नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं इसे, यही समझा देता हूं। इनका औसत ए बी सी का औसत कितना है, इन तीनों को जोड़ दिया, ये किसके बराबर दे रखा है, m के बराबर।
तो आप मुझे बताएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है, 3m के। होगा कि नहीं होगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। अब आप मुझे एक और बात बताइए, आपको पूछा किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी, ये इसका औसत, इसका मान आपको पूछा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत पूछा है, यानी इन तीनों को जोड़ करके 3 का भाग लगा देंगे, इसका ही तो मान आपको पूछा है, इस औसत पूछा है तो इसका ही तो मान आपको पूछा है। बताओ, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत पूछा है तो तीनों को जोड़ करके 3 का भाग लगाएंगे कि नहीं। अब मेरी एक बात समझिए आप कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर मैं 3m रख सकता हूं, तो 3m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 3m का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3m स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपको 0 दे रखा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई रियलिटी नहीं रहा। तो कुल मिलाकर के अभी बात ये आ गई आप लोगों की, मैं कह सकता हूं इस बात को 3m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप मुझे एक बार बताइए कि इसका मैं वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये तो मिट ही जाएगा। आपको औसत पूछा गया है किसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, तो भाई इन्हें जोड़ करके इसका भाग लगाएंगे तो ये इसका मान पूछा है, तो अगर आप इसमें 3 का भाग लगाते हैं, देखो ये तो 0 हो ही जाएगा, देखो ये तो 0 हो ही जाएगा, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। अब इसका आपको मान पूछा है औसत, तो मैं कह सकता हूं 3 का डिवाइड इधर करेंगे आप लोग, तो भाई 3 का डिवाइड इधर भी करना पड़ेगा, तो 3 से 1 कट जाएगा 3 बार, तो 3m स्क्वायर, आंसर कितना रहेगा 3m स्क्वायर, यानी इसका मान कितना रहा 3m स्क्वायर, और यही आपको पूछा है, आंसर रहेगा बी। आंसर कितना रहेगा बी। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि x और 1/x का औसत m है, देखिए x प्लस 1/x बट्टे 2 बराबर कितना दे रखा है औसत, इसका औसत कितना दे रखा है m। यहां x नॉट इजिकल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे यहां से x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा कि नहीं भाई। लेकिन आपको औसत किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का, इसका मान पूछा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन 2। भाई एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत ही तो है ये, और यही आपको पूछा है, इसका मान आपको पूछा है। आप मुझे बताएंगे अगर मैं इसका वर्ग करूं तो कितना होगा, अगर मैं इसका वर्ग करूं तो कितना होगा, वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2x से x कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, बराबर के 4m स्क्वायर, ये रहेगा। अब 2 है प्लस का, उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहां पर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4m स्क्वायर माइनस का 2। क्लियर है। लेकिन आपको औसत पूछा है एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का, और औसत होता है इतना, और ये इतना करने के लिए हमें 2 का भाग लगाना पड़ेगा कि नहीं, इधर भी तो इधर भी लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का 1, और यही इस प्रश्न का आंसर है 2m स्क्वायर माइनस 1, यानी सी आंसर, सी आंसर। अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट्स के 1-2 प्रश्न समझ में नहीं आया है तो वो उसे रिपीट करके देखेंगे और कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
ये देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है और बहुत ही सुंदर तरीका रहेगा आप लोगों के लिए इसका। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 अतिथि और अन्य दिनों में 240 अतिथि होते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन अतिथियों का औसत संख्या क्या रहेगी? देखो रविवार को तो आते हैं 510 अतिथि और अन्य दिनों आते हैं 240। तो आप मुझे बताओ कि मैंने सभी को जो है 240 मान लिया, औसत सभी दिनों का कितना है? 240 है। ऐसा नहीं कि इसका अलग मल्टीपल करें, आप ऐसे किया है तुमने, ऐसे नहीं करना। देखिए अब आप मुझे बताएंगे कि मैंने मान लिया कि सभी दिनों 240 औसत है, लेकिन अब आप मुझे बताएंगे कि रविवार 30 दिनों का है और रविवार से शुरुआत हो रही है और रविवार को आते हैं 510 अतिथि, तो 30 दिन के महीने में जो रविवार से शुरू हो रहा है तो 5 रविवार हो जाएंगे। 5 रविवार, एक तो शुरुआत का ही और 7 दिन बाद एक आता है तो 7 चौक 28 और एक 29 में 5 रविवार हो जाएंगे। और 5 रविवार में मैंने औसत सभी का कितना माना था? ये सभी दिनों का माना था 240, और 5 रविवार में कितने अतिथि और अधिक रहेंगे? तो 240 से कितने अधिक हो रहे हैं? 510, तो मैं कह सकता हूं 270, यानी कि और दिनों से रविवार को 270 अतिथि अधिक आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 270 इंटू 5 दिनों, ये लोग और बटेंगे सभी के औसत में, तो औसत कितना था दिन का? 30। तो प्रतिदिन अतिथियों का औसत पूछा आपको, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 9 9 पंजे 45, यानी कि औसत आपका 45 और बढ़ जाएगा। तो 240 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 285। 285 बी आंसर। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां समझ नहीं आया तो कभी समझ नहीं आ रहा तुम्हारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बिल्कुल सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। करो वीडियो को पॉज करके, जो स्टूडेंट से आंसर देगा मैं मानूंगा उसके समझ में आ रहा है और वो रोजाना कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं। अब देखो एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 30 अतिथि आते हैं और अन्य दिनों 150 अतिथि आते हैं। यदि शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन अतिथियों की संख्या, औसत संख्या क्या है? आप मुझे बताएंगे कि शनिवार से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा दिन उसका कितना रहेगा? रविवार रहेगा। तो जो 30वां दिन है ना वो भी रविवार रहेगा। तो मैं कह सकता हूं अब भी इसमें 5 रविवार आएंगे। तो रविवार को औसतन अतिथि 300 रहती हैं और अन्य दिनों 150, तो मैंने सभी दिनों का 150 मान लिया और रविवार को 300 रहते हैं, तो इसका मतलब कितने अधिक और आए? तो 150 अधिक हैं, कितने दिनों और रहे? 5। तो ये और बटेंगे सभी 30 दिनों में, तो मैं कह सकता हूं 30, 0 से 0, 3 से ये 5, 5 पंजे 25, तो 150 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा? 175। ये तरीका होना चाहिए आपको करने का, बी आंसर। आप लोग इसको रिवीजन करेंगे ना, आप मैथ को रिवीजन करेंगे तो ये खुद आपको नए नए कंसेप्ट देने लग जाएगा मैथ, खुद अपने आप, कि हाँ इसको करने का तरीका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ में मैं आपसे मिलता हूं, इसे नोट कर लीजिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय।